हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16 के बारे में। जिन्होंने अभी तक हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी वीडियो नहीं देखा है, उनके साथ मैं एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूं। हम लोगों ने मार्च महीने में जब सर्वे और बजट आया था, तब हमने सबसे पहले बजट को कवर किया था विद द हेल्प ऑफ 50 एमसीक्यूज। जो वीडियोस हैं बजट से रिलेटेड वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो, नहीं तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो लेक्चर की, इसके डिस्क्रिप्शन में भी बजट रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से जो है वो आप लोगों का हिमाचल प्रदेश का बजट कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली, हमने मार्च में ही हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत की थी। अलग बात है, उसको उस घटना को घटित हुए 2-3 महीने हो चुके हैं और हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल डॉक्यूमेंट है, यही कारण है हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। टोटल 5 पार्ट्स में हमने हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को विभाजित किया था। तो आज हमारा जो है वो उसी पार्ट 5 के जो अंतिम बचे हुए 4 लेक्चर्स हैं या 4 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के। टोटल 16 चैप्टर्स इस साल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हैं, तो उनके जो अंतिम 4 चैप्टर हैं 13, 14, 15 एंड 16, उनके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। हम लोगों ने इन वीडियोस की जिस्ट भी शेयर की है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमाचल प्रदेश। आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, हिमाचल प्रदेश जी के, क्योंकि इसके ऊपर बाकी इंफॉर्मेशन, बाकी फ्री मटेरियल जो है वो भी हमारे द्वारा शेयर किया जाता है। तूफानी पहाड़ी क्लियर। नहीं तो अब हमने, आपको पता ही है, एक वेबसाइट भी लॉन्च की है www.civilstepphimachal.com। क्लियर, इस वेबसाइट के ऊपर भी इकोनॉमिक सर्वे के जस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 150-200 पेजेस के आसपास का डॉक्यूमेंट है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने अप्रोक्सीमेटली 95 पेजेस के आसपास जो उसको कंसाइज किया है, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बात करना चाहते हो हमारे साथ, तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को, आई थिंक मेरे पीछे मोबाइल नंबर छिप गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग हमारा मोबाइल नंबर देख सकते हो। क्लियर। तो सबसे बड़ी बात है, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी रिलेवेंट है, जैसे कि मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी बताता आया हूं। हमारे लिए प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सर्वे के ऊपर सवाल देखे गए हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग एक लेक्चर आप लोगों के साथ लेके आ रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर हिमाचल प्रदेश जी के फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो एक डिफरेंट मैटर है डिस्कशन का, क्योंकि वहां पे अप्रोच डिफरेंट रहती है। प्रीलिम्स में अप्रोच काफी डिफरेंट रहती है। तो प्रीलिम्स में हमने काफी बार देखा है कि हिमाचल प्रदेश जीके में सर्वे के ऊपर 1 या 2 सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सर्वे को रीड करना इसलिए आवश्यक है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे हमारे मेंस में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं सर्वे के अंदर जो डायरेक्टली हमारे मेंस के सिलेबस का पार्ट है, जो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, अनटिल और अनलेस उस बुक ने जो हमारा सर्वे है उससे 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 जो स्टडी मटेरियल है उसको अपने बुक के अंदर इंटीग्रेट या अपडेट ना किया। तो यही कारण है, सर्वे हर साल आप लोगों को पढ़ना है। हिंदुस्तान का सर्वे भी आप लोगों ने रीड करना है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश का भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। क्लियर। अब चलिए, जो आज के लेक्चर्स में जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 13, दैट इज सोशल सेक्टर। इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो देखिए यार, आसान भाषा में हम लोग जो हमारा चैप्टर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो हम मटेरियल आप लोगों के साथ या जिस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। कमीशन के द्वारा बहुत समय पहले जो है वो पूरा पीडीएफ सर्वे का डाला गया है, आप उसको भी रीड कर सकते हो। सॉरी, कमीशन नहीं, हमारी एचपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत पहले सर्वे का जो फाइल है उसको डाला गया है, पीडीएफ फाइल को, आप उसको भी रीड कर सकते हो। क्लियर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो काम है वो है इकोनॉमिक सर्वे को अंडरस्टैंड करना। इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स जो कवर किए गए हैं उनको किस तरह से यूज किया जा सकता है हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर, या किस तरह से हम लोग अपने जो कंटेंट है उसको और वैल्यू, उसकी वैल्यू जो इंक्रीज कर सकते हैं। सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा पहला बात है आज सोशल सेक्टर। तो सोशल सेक्टर में अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर जो है वो कमेंट्री की गई है, अलग अलग डायमेंशंस को कवर किया गया है। जैसे सोशल सेक्टर में बात की गई है एजुकेशन की, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन है उसका स्टेटस किस तरह का है, और उस एजुकेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए गए हैं बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि एजुकेशन के स्टेटस के ऊपर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को सवाल देखने को मिले।
दूसरा हमारा जैसे हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो सरकार के द्वारा लिए गए हैं। तीसरा हमारा है सोशल सेक्टर में अलग अलग हमारे सोशल सेगमेंट्स हैं, यानी कि जैसे जो जिनको हम थोड़ा डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी कह सकते हैं, जैसे ओबीसीज हैं, एसटीज हैं, एससीज हैं, वुमेन एंड चाइल्ड हैं। क्लियर? तो क्या क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है इनकी डेवलपमेंट के लिए जो मेनली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कवर किया जाता है, इनकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम्स है फॉर द वेलफेयर ऑफ ओबीसीज, एससी, एसटीज, वुमेन और स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स, ये हमारे मेंस सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है, तो आप लोगों को इनके बारे में वैसे भी पता होना चाहिए। तो आसान भाषा में जब हम लोग ओवरऑल देखेंगे सोशल सेक्टर या चैप्टर 13 को, तो उसमें इन डायमेंशंस के ऊपर मेन कवरेज की जाएगी। क्लियर? अब सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं? सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिए कि जब भी हम अपने एग्जाम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि सर बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हम इतने फैक्ट्स कैसे मेमोराइज करें, हम इतने फैक्ट्स क्यों मेमोराइज करें। अब ध्यान रखिए, जब भी आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई फैक्चुअल बैकिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही बुरा हाल है, हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो हाईली अनएजुकेटेड हैं, या हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड हैं, तो उसके लिए मेरे पास क्या आर्गुमेंट है? क्या मैं ऐसे ही विदाउट एनी सब्सटेंशियल आर्गुमेंट, विदाउट एनी करेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूं कि मेरे को पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा? या मैं उल्टा कह सकता हूं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश जो है वो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टोटल लिटरेसी रेट जो है वो 82.80% है, जो बाकी स्टेट्स के मुकाबले या मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन का स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो यहां पे एक इंडिविजुअल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो इरेशनल थी, विदाउट एनी फैक्चुअल बैकिंग। दूसरे इंडिविजुअल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जहां पे उसके पास प्रॉपर डाटा था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी, जिसने उसने अपने द्वारा दी हुई स्टेटमेंट को सपोर्ट किया। तो इस तरह से आप लोग किसी भी तरह का डायमेंशन की वुमेन की सिचुएशन कैसी है, तो वुमेन के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। ओबीसी या सीज की क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को के ऊपर जब भी आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई सपोर्टिंग डाटा होना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि सपोर्टिंग डाटा कैसा होना चाहिए। काफी लोग जो है वो जाते हैं और विकिपीडिया के ऊपर सर्च मार लेते हैं। नो डाउट विकिपीडिया के ऊपर हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक हो, लेकिन देयर आर चांसेस कि वो इन्फॉर्मेशन जो वो डिफरेंट सोर्सेज से आई हो, ऐसी सोर्सेज से आई हो जो जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो। तो यही कारण है कि जब भी हम बात करते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, कि फैक्ट्स को कहां से लिया जाए, डाटा को कहां से करेक्ट कंसीडर किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, दैट इज गवर्नमेंट। क्लियर? अब वो चाहे गवर्नमेंट हिंदुस्तान की है, चाहे वो गवर्नमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश की है, या इसके साथ साथ जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर हम लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की रियल कंडीशन। और ये जो चैप्टर 13 है ना, सोशल सेक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इसमें से डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली हमारा जो सिलेबस है, स्पेशली मेंस की अगर मैं बात करूं, तो डायरेक्टली सिलेबस जो है वो इस स्पेसिफिक चैप्टर से कवर होता है, काफी टॉपिक्स को ये सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो आसान भाषा में एक छोटा सा ओवरव्यू में आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग जो है वो सर्वे को एक बर्डन के रूप में ना ले कि भाई मेरे को जो है वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा मेमोराइज करनी है। आप लोग सर्वे को अंडरस्टैंड करिए कि सर्वे को किस तरह से आप लोगों ने अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना है, कैसे जो आपकी अभी तक की नॉलेज है उसमें वैल्यू एडिशन करनी है। और इवन आप नॉर्मली इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी आंसर लिख रहे हो, इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी आंसर लिख रहे हो, तब भी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का अगर डाटा आप लोगों के पास होगा, हिमाचल प्रदेश का अगर एग्जाम्पल आप लोगों के पास होगा, तो आप लोगों को वो मेंस में बहुत ही ज्यादा जो है वो हेल्प करता है। क्लियर? और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में, जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी कहा कि प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है सर्वे के ऊपर से। जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल सेक्टर में, वो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सेक्टर है, दैट इज एजुकेशन। आप सब लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन, क्योंकि आप अपने आसपास देख रहे हो एजुकेशन का स्टेटस किस तरह का है। हिमाचल प्रदेश में अगर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो 2011 का सेंसस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल पूछे गए हैं कि लिटरेसी रेट कितना है हिमाचल प्रदेश का। तो 2011 सेंसस की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। इसमें अगर हम मेल लिटरेसी की बात करेंगे, मेल है 89.53% और फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे वो है 75.93%। अब हिमाचल में अभी तक जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो हाईली फैक्चुअल इन नेचर है। यही कारण है आप लोगों को जो मेन फोकस रहेगा वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर रहेगा। अगर हम प्री पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, अगर मेंस की बात करेंगे, तो वही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके किसी आर्गुमेंट या आपकी द्वारा दी हुई किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के काम आएगी।
क्लियर। अब एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हो। देखिए यार, अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, तो हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन का डिवीजन कर लेते हैं कि एजुकेशन किस किस तरह से दी जाती है। तो सबसे पहले स्कूल्स की बात करें तो पहले जो है वो हमारे पहली से 8वीं तक के स्कूल हैं, जिनको आप लोग प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है वो आप लोगों के हाई स्कूल्स आ जाते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है वो आप लोगों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स आ जाते हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां पे पढ़ाई जो है वो आपकी 12वीं तक होती है। हाई स्कूल वो जहां पे जो है वो पढ़ाई आपकी 10वीं लेवल तक होती है। उसके बाद तीसरे लेवल पे जो है वो आपका कॉलेज लेवल आ जाता है। और आजकल सरकार जो है वो कॉलेज लेवल के ऊपर टेक्निकल एजुकेशन जो है वो उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। यही कारण है जब आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, ये जो पहली से 8वीं तक की एजुकेशन है, इसको हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद जो है वो हमारी सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आ जाती है। तो जब हम बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो अब आप अपने आसपास देखिए कि क्या चैलेंजेस जो है वो आप लोग देखते हो। क्या आप लोगों ने ऐसा प्राइमरी स्कूल या अपने गांव के आसपास के प्राइमरी स्कूल या जहां पे आप रह रहे हो उसके आसपास के सरकारी प्राइमरी स्कूल को आप लोग देख लो। पहली से 5वीं तक के एग्जाम्पल में ले रहा हूं। तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे वहां पे कि जो 1st to 5th के प्राइमरी स्कूल्स हैं, पहली बात है वहां पे बच्चे जो हैं वो बहुत ही कम है। मानते हो इस चीज को? बच्चे बहुत ही कम है वहां पे। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहां पे टीचर्स जो हैं वो 2 टीचर है और बच्चा एक ही है, या ऐसा हुआ है कि एक टीचर है और बच्चे जो है वो 100 हैं। क्लियर। तो बहुत ही मिसमैच। पहले वाला एग्जांपल ज्यादा परफेक्ट है, बच्चे कम है टीचर ज्यादा है। ये प्राइमरी स्कूल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखी गई। अब यहां पे सवाल पूछा जाता है कि प्राइमरी स्कूल के अंदर क्यों हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो हैं या हिमाचल प्रदेश में हमें बच्चे देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि जहां पे बहुत ही कम प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं, या तो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए कि वो क्यों प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भेजें, या दूसरी बात है कि प्राइमरी स्कूल को जो है वो मर्ज किया जाए ताकि एटलीस्ट इफेक्टिवनेस सरकार के ऊपर जो है एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। अब देखते हैं कि सरकार जो है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या उसका क्या हल निकालती है। कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोग्राम्स भी सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसी को ही हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखो, जो जो परेशानियां आप अपने आसपास देखते हो प्राइमरी स्कूल्स में, अब हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बहुत अच्छी नहीं है। कभी कभी जो नियर बाई सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है वहां पे उनकी क्लासेस चल रही होती है। कभी कभी प्राइमरी स्कूल्स के पास टीचर ही नहीं जाते हैं, स्पेशली जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज में प्राइमरी स्कूल्स है, क्योंकि सरकार ने ये डिसाइड किया था कि 5 या 10 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर जो है एटलीस्ट एक सरकारी एक प्राइमरी स्कूल जो है वो ओपन करेंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज्यादा हो गए। उतने टीचर्स नहीं है और उतने बच्चे नहीं है। और गांव में हम लोगों ने देखा है कि चाहे गांव कैसा भी है, वहां पे हमें जरूर कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल जो है वो देखने को मिलता है। और प्राइवेट स्कूल, मेजोरिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 10वीं तक की एजुकेशन देते हैं। उनमें से काफी जो है वो पहली से 5वीं तक की देते हैं, या फिर पहली से लेके 8वीं तक देते हैं। उसके बाद 10वीं लेवल की जो है वो रिकॉग्निशन उनको नहीं मिल पाती। यही कारण है कि वो 10वीं लेवल तक एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। 11वीं और 12वीं की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे प्राइवेट स्कूल की जो संख्या है वो बहुत कम है। यही कारण है कि हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि जो हमारा प्राइमरी लेवल है, यानी कि जो या हमारा एलिमेंट्री लेवल है, पहली से लेके 8वीं तक का लेवल है, वहां पे जो बच्चे हैं उनकी संख्या कम है सरकारी स्कूलों के अंदर एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। क्योंकि हिमाचल में नॉर्मली हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उसके बच्चे जो है उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसको अंग्रेजी स्कूल की एजुकेशन मिले, सो कॉल्ड अंग्रेजी स्कूल की एजुकेशन मिले। क्लियर। और उसी अंग्रेजी स्कूल की एजुकेशन में के कारण जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि लोअर लेवल का, यानी कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स है उनकी निग्लिजेंस हो रही है। बहुत सारे इवन जो टीचर, जो अध्यापक वहां पे पढ़ा रहे हैं, उन अध्यापकों के बच्चे भी नियर बाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। नो डाउट ये कोई गलत नहीं है, जो जहां पे पढ़ा सकता है उसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरह से जो है वो स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो उसका हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है। हिमाचल प्रदेश में नो डाउट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 11वीं 12वीं वाले स्कूल्स हैं, उनका स्टैंडर्ड की बात की जाए काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। लेकिन अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाए उसमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। क्लियर। तो सबसे बड़ी बात जो है वो एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में जो जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। और दूसरी बात है एलिमेंट्री एजुकेशन में हम लोग देखते हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनमें हम देखते हैं कि बहुत ही जो डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, जो बैकवर्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो हो सकता है कि बच्चों को स्कूल ना भेज पाए, हो सकता है उनके पास बच्चों की वर्दियों के पैसे ना हो सकता है उनके पास बच्चों की किताबों के पैसे ना हो। तो यही कारण है सरकार को एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जो बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक चीज देखी गई है, इवन ये पूरे हिंदुस्तान में चीज देखी गई है कि जैसे जैसे बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन से पास होता है तो ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो बहुत हाईली इंक्रीज हो जाती है।
शायद उसके बाद बच्चा काम करने लायक हो जाता है, तो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चा कहीं काम करे, क्लियर, ताकि घर जो है वो चल पड़े। काफ़ी जगहों पे जो परिवार है उसमें मेल मेंबर्स नहीं है, जिसके कारण बच्चे को जैसे ही वो एडल्ट या जैसे ही उसकी 14-15 साल की एज होती है, उसके बाद जो उसको घर की सारी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो एजुकेशन को अगर आप महंगा करोगे, एजुकेशन को अगर आप कॉस्टली करोगे, यही कारण है सरकारी संस्थाओं की ज़रूरत हम लोगों को है। हमारा देश जो बैकवर्ड कंट्री है या थोड़ा सा अभी फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है, डेवलपिंग फेज में है, वहां पे हमें सरकारी संस्थाओं की, सरकारी स्कूल्स की जरूरत है, जहां पे ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सके जो शायद फाइनेंशियली उनको प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नो डाउट जब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ, उसके बाद जब हम लोगों ने धीरे धीरे देखा कि सरकारी स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनको रिजर्वेशन दी जा रही है, लेकिन अगेन बहुत सारे और पहलू भी हैं जिनके कारण जो है वो सरकारी स्कूल्स स्पेशली एट द एलिमेंट्री लेवल और इवन एट द हायर लेवल बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने कोशिश की है मैक्सिमम जगहों के ऊपर स्कूल्स ओपन करने की। अलग बात है कि वहाँ पे बच्चे नहीं आ रहे हैं, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन हिमाचल प्रदेश एजुकेशन वाइज, स्पेशली अगर गवर्नमेंट की बात की जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए, तो यहाँ पे सारी ही सरकारों को, जितनी भी गवर्नमेंट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर रही हैं, उनको आपको श्रेय देना पड़ेगा, उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और उसी के ही बारे में हमारा आज का जो फर्स्ट सेक्टर है, ये सारे का सारा घूम रहा है। बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, जैसे टीचर्स से अगर आप बात करोगे तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगा दे रहे हैं, हमारी यहाँ ड्यूटी लगा दे रहे हैं, जिसके कारण हम बच्चों के ऊपर, सरकारी स्कूलों की अगर मैं बात करूँ, हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, यही कारण है जहां पे पेरेंट्स को ऑप्शन मिलता है कि वो प्राइवेट स्कूल, या जहां पे प्राइवेट स्कूल बढ़िया हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालने की। क्लियर, जहां पे ऑप्शन ही नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ जगहों पे 10वीं तक ही प्राइवेट स्कूल्स हैं, यही कारण है 11वीं-12वीं में आप लोग देखोगे कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां पे जो संख्या है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू उनके, अगर मैं हायर विंग की बात करूँ उसके कंपेरिजन में। क्लियर, और मैं एक बात बताता हूँ, मतलब मैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब इतने साल हो गए हैं मेरे को भी पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए, लेकिन जो लेवल या जो जिस तरह की एक्सपर्टीज, ये अलग बात है कि वो किस तरीके से एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो जिस मेरिट बेसिस के ऊपर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिलेक्शन होती है, जितना एजुकेशन के अंदर कंपटीशन, आप लोग भी देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में जो एकेडमिक लाइन वाले लोग हैं वो कितने ज़्यादा हैं, और वहाँ पे कमीशन क्लियर करना, फाइनल लिस्ट में आना, उसके बाद टीचर बनना बहुत मुश्किल है। तो यही कारण है कि बेस्ट ऑफ द जो लॉट है वही हमारा यहाँ पे टीचर बन रहा है। तो सरकारी स्कूल में टीचर्स की क्वालिटी तो अच्छी है, ये अलग बात है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हम यहाँ वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये देना, ओवरव्यू देना आप लोगों को इसलिए आवश्यक है ताकि आप लोग, क्योंकि जो सर्वे है इसमें मेनली सोल्यूशन होते हैं, ये मेनली आप लोगों को बताता है कि क्या स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स जो वो अख्तियार किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, और जो स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम्स पॉलिसी सरकार के द्वारा अख्तियार की जा रही हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो चैलेंजेस हैं, कोई अगर परेशानी होगी, भाई किसी को वर्दी नहीं है, इसलिए तो अटल वर्दी योजना को लॉन्च किया है सरकार ने। क्लियर, अगर मान लो किसी के पास जो बच्चे हैं उनके पास, बेचारों के पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, यही कारण है मिड डे मील जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो परेशानियां, प्रॉब्लम, चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कर जो है उनको लॉन्च किया जाता है। यहीं पे आपकी स्मार्टनेस काम आती है कि आप लोग किस तरह से जो है वो परेशानियों को, या जो प्रोग्राम्स पॉलिसीज है वहां से जो चैलेंजेस है एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के द्वारा जो फेस किए जा रहे हैं उनको आप लोग पिक कर सकें। समझ आ रही कहानी? क्लियर, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन सेक्टर की। तो आई होप आप लोगों को पता होगा कि जो है वो आपकी एनुअल सर्वे आता है आपका ASER रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो लेटेस्ट सर्वे जो है वो 2020 में आया है। ये सर्वे बेसिकली रिलीज किया जाता है, एक एनजीओ है जिस एनजीओ का नाम है प्रथम, और नॉर्मली हर साल या ऑल्टरनेट ईयर्स के ऊपर एनजीओ प्रथम जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का जो है वो ASER एक रिपोर्ट जो है वो लॉन्च करती है, जहां पे एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों का 6 से लेके 14 साल के बच्चे जो है उनके 2 स्किल्स की असेसमेंट की जाती है कि उनका जो है वो रीडिंग स्किल्स किस तरह का है, और उसके साथ साथ जो है वो उनका अर्थमेटिक स्किल किस तरह का है। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार कि ASER की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि अच्छा 8वीं तक के बच्चे जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काफी आपने भी देखा होगा कि 8वीं तक के बच्चे, काफी ऐसे बच्चे हैं जो 8वीं में पहुंच तो गए हैं लेकिन वो 5वीं क्लास का, 5th क्लास का टेक्स्ट रीड नहीं कर पाते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा डिप है। तो इस तरह से जो है वो ASER की रिपोर्ट अलग अलग डायमेंशंस को एसेस करते हुए जो है वो सरकार के द्वारा रिलीज की जाती है। क्लियर,
अब ASER रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो हिमाचल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो वहां पे बच्चे ओवरऑल अगर बताया जाए पहली से लेके 12वीं तक, अगर ओवरऑल बताया जाए तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, क्लियर, सॉरी मैंने अभी आपको 5 to 14 कहा था, 5 to 16 है, 5 to 16, 5 से लेके 16 साल के जो बच्चे हैं, क्लियर, 5 साल से लेके 16 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें स्कूल लेवल की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। और उसके साथ साथ अलग अलग एज ग्रुप में भी कैटेगराइज किया जाता है। जैसे मान लो जो बच्चे 15 से 16 साल के बच्चे हैं, तो 15 से 16 साल का बच्चा जो है वो नॉर्मली अगर बात की जाए तो ये वही बच्चा है जो सीनियर सेकेंडरी की अगर हम बात करें, तो वहां पे जो गर्ल चिल्ड्रन है, यानी कि जो हमारे सीनियर सेकेंडरी में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी एनरोलमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। शायद इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो पेरेंट्स है वो बॉयज को जो नियर बाई सिटी में कोई प्राइवेट स्कूल होगा वहां पे भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को जो को वहां पे नहीं भेजा जाता। यही कारण है कि लड़कियों की जो एनरोलमेंट रेशियो है 15 से 16 साल के बीच में, वो सरकारी स्कूलों में ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज की जो एनरोलमेंट रेशियो वो सिर्फ 57.4% ही है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कितने जो बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं है, तो 5.7% जो बॉयज हैं 15 से 16 साल के बीच में वो स्कूल में नहीं है। शायद इसका कारण ये है क्योंकि ये वो एज है जहां पे पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को किसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कर देते हैं ताकि उनका घर चल पड़े। यहाँ पे किसी को हमें जज करने की आवश्यकता नहीं है। परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत चैलेंजेस जो हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग फेस कर रहे हैं। उतने बुरे हाल नहीं है जितने देश के कुछ एरियाज में है, लेकिन अगेन फिर भी जहां पे चैलेंजेस हैं उनको एक्नॉलेज करना जरूरी है। तो यही कारण है जो लड़के हैं उनकी ड्रॉप आउट रेशियो जो है वो ज्यादा है। 5.7% जो बॉयज हैं 15 से 16 साल के बीच के, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स जो कि 3.2% ही हैं। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लड़कों को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उनकी जो पर्सनल इश्यूज है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उनके कारण वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे, उनके ऊपर बहुत ही कम एज में ज्यादा जिम्मेवारियां पड़ जा रही हैं। इसके बाद अगर 7 से 10 एज ग्रुप की बात की जाए, ये पहली से 5वीं तक की बात की जाए मेनली, तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स है वहां पे ज्यादा बच्चे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ऐसा क्यों है, क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे 5वीं तक तो प्राइवेट स्कूल कोई भी खोल लेता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती है एफिलिएशन लेने में। उसके बाद प्रॉब्लम आती है 8-10वीं तक या 12वीं तक जो है वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्राइवेट स्कूल्स बिल्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको जो है वो 11वीं या 12वीं की एफिलिएशन मिल सके, क्लियर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली जितने बच्चे एनरोल्ड हैं उनमें से 90.3% हाउस होल्ड्स के पास स्मार्टफोन्स है, मतलब घरों के पास स्मार्टफोन है, बच्चों के पास है या नहीं है। अब यहाँ पे जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, ये बच्चों की बात है, ये पूरे प्रॉपर हाउस होल्ड की बात है। जो सरकारी स्कूलों में बच्चे एनरोल्ड हैं उनमें 56.9% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं। ये डाटा बेसिकली कुछ नहीं पोर्ट्रे कर रहा है, ये डाटा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोगों को ये बता रहा है कि किस तरह से जो ऐसे हाउस होल्ड जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है वो प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है वो सरकारी स्कूल जो है वो उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्लियर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सरकारी स्कूल्स जो हैं उनमें प्रपोर्शन वाइज जो लड़के हैं उनकी रेशियो कम हुई है, क्लियर। पहले 58.8% थी 2020 में, 2018 में जब 2 साल पहले ये सर्वे हुआ था तो 58.8% थी। 2020 में लड़कों की जो एनरोलमेंट रेशियो है इन गवर्नमेंट स्कूल्स वो 52.3% हो गई है। और उसके साथ साथ जो लड़कियां हैं उनकी रेशियो भी टाइम के साथ साथ कम हुई है। ये शायद हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी ज्यादा ओपन हो रहे हैं और लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं एज कंपेयर टू सरकारी, एज कंपेयर टू आर गवर्नमेंट स्कूल्स, क्लियर। नेक्स्ट यही है कि अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 96.64% जो सरकारी स्कूल्स में एनरोल्ड बच्चे हैं, क्लियर, उनके पास जो है वो बुक्स हैं। जितने बच्चे सरकारी स्कूल्स में एनरोल्ड उनमें से 96.4% बच्चों के पास किताबें हैं। और जितने प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे एनरोल्ड हैं उनमें जो है वो 96.2% के पास जो है वो बुक्स हैं, क्लियर। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकारी स्कूल्स में हमें ज्यादा किताबें इसलिए देखने को मिल रही हैं या ऑलमोस्ट ज्यादा परसेंटेज वाइज बुक्स बच्चों के पास देखने को मिल रही है क्योंकि सरकार के द्वारा जो है वो फ्री बुक्स का प्रावधान भी है। जो बुक्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनको जो वो सरकार के द्वारा जो है वो किताबें फ्री में प्रदान की जा रही हैं। ये अगर आप कंपेयर करोगे हिमाचल के नेबरिंग स्टेट्स के साथ भी, तो हिमाचल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यही कारण है
हिमाचल को एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है नेशनल लेवल के ऊपर। जिस तरह के जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उसके बावजूद भी एजुकेशन में हमारे यहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही हैं। एटलीस्ट लोग जो है वो एजुकेटेड हो रहे हैं। चलिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्किल्स है, जो ज़रूरत है इंसान के लिए, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये कुछ ASCRE रिपोर्ट है। एक बार डायरेक्टली जो है उसके ऊपर सवाल पूछा गया था। तो प्री के लिए स्पेशली ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप ध्यान रखना। मेंस में आप स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर इन स्पेसिफिक स्कीम्स को जो वो यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने देखा था कि एजुकेशन सेक्टर को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे। तो 2020 तक की बात की जाए तो हमारे हिमाचल के अंदर 10,723 या 10,723 प्राइमरी स्कूल्स थे और 2029 मिडिल स्कूल्स थे। क्लियर? अब सरकार ने एलिमेंट्री एजुकेशन को की डेवलपमेंट के लिए, इन जनरल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है उनको लॉन्च किया है, जिनमें मल्टीपल स्कॉलरशिप स्कीम्स लॉन्च की गई हैं ताकि बच्चे जो वो प्रोत्साहित हों, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स पहुंचे, पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल्स के अंदर एनरोल हो सके। इसके साथ सेकंड स्कीम लॉन्च की है, दैट इज निष्ठा स्कीम। निष्ठा स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो टीचर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए ताकि वो अप टू डेट रह सके। जैसे अभी आप लोग देख लीजिए, पिछले साल जब से कोविड शुरू हुआ था उसके बाद बहुत सारी परेशानियां, आई थिंक आप लोगों ने अपने आसपास देखा ही होगा कि जो टीचर्स थे हिमाचल प्रदेश में, टीचर्स टेक्निकली उतने ज़्यादा साउंड नहीं है। टेक्निकली इतने ज़्यादा साउंड का मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल्स बंद हो गए तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चल रहा था कि भाई पढ़ाएं कैसे। काफ़ी स्कूल्स में व्हाट्सएप के ग्रुप बन गए। उन व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जो है वो टीचर पहले क्वेश्चन लिख रहा, बेचारा डाल रहा, फिर पीछे से वॉइस चैट भेज रहा कि अच्छा इस क्वेश्चन को जो है वो इस तरह से सॉल्व किया गया है ना। तो वो बहुत ज़्यादा परेशानियां जो है वो टीचर्स ने भी फेस की। इसमें टीचर्स की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसा टाइम अभी है, जैसे इस स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग भी देख सकते हो, आप भी घर में बैठे हो, मैं भी घर में बैठा हूँ। क्लियर? या मैं ऑफिस में बैठा हूँ, कि एजुकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नो डाउट। एक चैलेंज और भी है, जैसे देखिए मल्टीपल चैलेंजेस है। पहला चैलेंज तो ये था कोविड के दौरान जो एजुकेशन में हमने देखा कि जो टीचर्स हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है, बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। दूसरी बात क्या है कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको लगता है हर चीज़ जो वो आसान है, ये डायरेक्शंस दे देते हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस लो बच्चों की। पहली बात, टीचर तुम्हारा इतना एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी बात, स्कूल्स के पास ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, बच्चों के पास मोबाइल फोन्स ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि सरकारी स्कूल में जो है वो स्मार्टफोन्स 57% के आसपास बच्चों के पास ही है। तो वो कैसे जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस को जो वो देखेंगे। तो आप, और तीसरी बात, हिमाचल में ऐसा तो नहीं है भाई हर जगह जियो जो वो अच्छा चलता है। काफी जगहों के ऊपर जो हम लोगों ने इंटरनेट का प्रॉब्लम भी देखा है। क्लियर कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। इंटरनेट का बहुत मेजर इशू है। तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स जो वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, कोविड के दौरान पैसा नहीं है उनके पास, क्लियर, वो कैसे जो है वो 100 रुपये या 150 रुपये का रिचार्ज कराए बच्चों का। क्लियर? तो यहां पे जो है वो सरकार ने, नो डाउट गवर्नमेंट ने भी कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये चैलेंजेस थे जो अभी हमने फेस किए, ये वो इश्यूज हैं जो हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन स्पेशली सरकारी स्कूलों में देते हुए फेस की जा रहा है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो मैक्सिमम बच्चों के माँ बाप के पास तो स्मार्टफोन है ही, ठीक है, पढ़े लिखे भी हैं, चलो उस फोन के आगे बैठा दिया। काफ़ी इश्यूज, काफ़ी चैलेंजेस हमने भी देखे हैं कि काफ़ी पेरेंट्स ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, वो स्मार्टफोन स्पेशली ले रहे हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई जो है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्लियर? तो ये चैलेंजेस, ये रियल लाइफ चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप लोग देखते हो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं ना, कि अच्छा यार किसी को कोई परेशानी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतनी, इस अपनी कंफर्टेबल लाइफ में इतना खो चुके हैं कि हम लोग दूसरे की परेशानियों को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उन लोगों के साथ जाओगे, बैठोगे, महसूस करोगे कि क्या क्या चैलेंजेस, तो आपकी रूह कांप जाएगी। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो हिमाचल में भी फेस किए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा। क्लियर? तो ये तो यहाँ पे बेसिकली निष्ठा स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही था कि टीचर्स को जब वो प्रॉपरली ट्रेन किया जाए ताकि वो जो पेडागोजी स्किल्स हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले स्किल्स हैं, वो तो शार्पन हो ही। इसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, उनको भी, उनसे, उनके रिगार्डिंग भी टीचर्स को जो वो अवेयर करवाया जाए।
और सबसे बड़ी बात है ये है जो जिसके बारे में पूरी कहानी में बता रहा था, दैट इज हर घर पाठशाला। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 24 मार्च को ही लॉन्च कर दी गई थी कि हर टीचर जो है या हर बच्चे को जो है वो 2 घंटे तक पढ़ाया जाएगा। क्लियर, पहली से लेके 12वीं तक का बच्चा जो भी होगा सरकारी स्कूल्स में, सरकार है ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में उसको पढ़ाया जाएगा। तो टीचर्स वगैरह जो है बेचारे जो है वो लगे हुए थे लेक्चर्स देने। क्लियर, लेकिन ध्यान रखिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। खुदा ना करे कि फ्यूचर में इस तरह का कोई और जो है वो चैलेंज अगर हम लोगों को फेस करना पड़े जिस तरह का भी किया है, तो एटलीस्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि उस चैलेंज को मिटिगेट किया जा सके। हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो अब इसके ऊपर काफी कदम उठाए। तो हर घर पाठशाला बेसिकली वही था कि जहाँ पे बच्चों को एंगेज करना था, बच्चों की एटलीस्ट डेली बेसिस के ऊपर 2 घंटे की क्लास होनी थी। तो ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ इनिशिएटिव था। इसके साथ साथ जो वो सरकार के द्वारा काफी प्री प्राइमरी प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किए जाते हैं। क्लियर, जिनमें जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए। क्लियर, जैसे प्री नर्सरी वगैरह रहता है तुम्हारा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। क्लियर, उसी तरह से सरकार जो है वो आप लोग देखते होंगे आंगनवाड़ी केंद्र भी हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो अवेयर हों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है वो एजुकेशन सेक्टर में रोप इन किया जाए। क्लियर, क्योंकि आंगनवाड़ी का फायदा रहता है कि वो हर गांव में मेनली हमें देखने को मिलते हैं, हर वार्ड में हम लोगों को मेनली देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बच्चों की एक्सेस जो है वो ज़्यादा ईजी रहती है। बच्चों को एक्सेस जो वो ज़्यादा आसान रहती है एज कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ सीनियर सेकेंडरी या जो हमारे हाई स्कूल्स हैं उनके कंपेरिजन में। तो यही कारण है इनिशियल स्टेजेस पे जितना नज़दीक बच्चों के लिए एजुकेशन होगी उतना ही बच्चों के लिए सेफ भी होगा और उतना ही बेटर भी होगा। पेरेंट्स जो है ईजिली बच्चों को भेज पाएंगे स्कूल्स में। तो ओवरऑल अगर हम स्कीम्स की बात करें तो एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए जो है वो इस तरह की एजुकेशन, नो डाउट ये बाकी क्लासेस के लिए भी था, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये स्पेसिफिक स्कीम्स जो है उनको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ध्यान रखिए इन्हीं स्कीम से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना है कि भाई क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की जा रही है हमारे प्रदेश के अंदर। क्लियर, तो समझ आ गया कि टीचर्स टेक्नोलॉजिकली क्या है, हर घर पाठशाला क्यों, क्या क्या हर्डल्स जो है उसके द्वारा फेस किए गए, स्कॉलरशिप देना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेनली सरकारी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो हमारे छोटे स्कूल हैं, वहाँ पे वही पेरेंट्स उनको भेजते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है। क्लियर, अब देखो ये हमारी कुछ जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप देख सकते हो। ये वो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो कुछ हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। अगर हम हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की स्कीम्स की बात करूं तो जिनमें है सबसे पहले मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो छात्रवृत्ति का आपको पता ही है, छात्रवृत्ति का मतलब यही है, स्कॉलरशिप है। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हैं उनको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी कि उनको जो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप दी जाती है। क्लियर, जिसमें जो है वो 2 लड़के और 2 लड़कियों को हर ब्लॉक लेवल के ऊपर 800 रुपया पर साल के हिसाब से दिया जाएगा। क्लियर, और ये आपका 7वीं और 8वीं क्लास तक जो है वो रिन्यू होता रहेगा। तो 5वीं क्लास में अगर कोई अच्छा परफॉर्म करेगा उसको जो है वो 800 रुपया सरकार की तरफ से हर साल मिलता रहेगा। और सरकारी स्कूल्स में आपको पता ही है कि कोई फीस वगैरह तो होती नहीं है। क्लियर, 8वीं तक की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है स्कॉलरशिप फॉर IRDP एंड जो BPL हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्लियर, या जो हमारे IRDP के अंदर आते थे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आती थी फैमिलीज, उनके लिए जो वो स्पेशल सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी गई है। जो भी BPL फैमिली होंगी उनको 150 रुपया जो है वो पर साल दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चों को। और उसके साथ साथ 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, अगर लड़का है तो 250 रुपया दिया जाएगा और अगर लड़की है तो 500 रुपया दिया जाएगा। समझ आ रही कहानी? ये क्यों स्कॉलरशिप्स दी जा रही है? ताकि बच्चे स्कूल्स पहुंचे, ताकि पैसे के अभाव के कारण ऐसा ना हो कि वो स्कूल्स ना पहुंच पाए। तो एटलीस्ट उनका जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक खर्चे हैं, वो इन्हीं पैसों से निकल जाए। और इवन एजुकेशन तो फ्री है, इसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, इसके साथ साथ वर्दी वगैरह, मिड डे मील, ये सारा इसी का ही पार्ट है, इसी के ही अंदर इंटीग्रेटेड है। तो बच्चे को स्कूल में भी रखना है, उसको न्यूट्रिशियस फूड भी देना है ताकि उसका माइंड जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो, उसको वर्दियां भी देनी है ना, उसको ड्रेसेस भी देनी है ताकि उसके पेरेंट्स जो है वो चाहे दो जो मर्जी 150, 200, 400 रुपये, 500 रुपये की भी अगर ड्रेस आएगी तो कोई एक इंसान, हर एक के लिए इतना आसान नहीं रहता पैसा खर्चा करना। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर कोई लड़की जो है वो अच्छी अटेंडेंस है, 90% से ज़्यादा अटेंडेंस है, तो उसको 1 साल का जो वो 20 रुपया दिया जाएगा। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि यार ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, इतना क्यों दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप खुद एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे हो सकता है कि कोई मजदूरी करने वाला भी नहीं है, अगर वहाँ पे 1 साल में 800 रुपया मिल रहा है,
बच्चों को 20 रुपया भी चलो दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप है। काफी कंप्लेंट ये होती है कि यार सर बहुत ही कम पैसा है, इस पैसे में क्या होगा। आप उसको अपने साथ कंपेयर मत करिए, हो सकता है किसी परिवार के लिए 800 या 1000 रुपया जो वो बहुत ज्यादा हो। क्लियर। और स्पेशली अगर बच्चे की बात की जाए तो उसके बाद अगर किसी भी परिवार के जो इनकम है 11,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे 40 रुपया पर एनुम के हिसाब से दिया जाएगा। जो आर्म्ड फोर्सेस के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वॉर के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है, क्लियर, या डिसेबल्ड हो गए हैं वॉर के दौरान, उनको जो वो 150 रुपया पर एनुम के हिसाब से दिया जाएगा। फ्री टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को फ्री दी जाती हैं, 8वीं तक के बच्चों को। क्लियर। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बीपीएल हो या हो। क्लियर। इसके साथ जो वो अटल स्कूल वर्दी योजना है जिसमें फ्री स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को। स्कूल बैग्स दिए जाएंगे पहली में, थर्ड में, सिक्स्थ में और 9th में फ्री स्कूल बैग्स दिए जाएंगे, ताकि अगेन देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। क्लियर। बच्चे स्कूल्स नहीं आ पाते हैं, वो प्रॉब्लम है। टीचर्स के इशू है, जो निष्ठा वगैरह स्कीम जो लॉन्च की गई है। कोविड में जब स्कूल नहीं चल रहे हैं तो हर घर पाठशाला स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो चैलेंजेस है उन्हीं को बेसिकली एड्रेस करने के लिए मल्टीपल स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं। मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो 2004 से प्राइमरी स्कूल्स में जो है वो इंप्लीमेंट हुई, और 2008 में स्कीम को जो वो 8वीं तक एलिमेंट यानी कि 8th क्लास तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चों को मिल सके। क्लियर। इसके साथ साथ जो 100 क्लस्टर स्कूल जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, स्वर्ण जयंती, ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय स्कीम्स, ताकि अगेन इन स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाए, यहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी जो है उसको और अच्छा किया जाए। नेक्स्ट है दैट इज पढ़ना लिखना अभियान, जहाँ पे जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, और सेंटर जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम पैसा दे रहा है, जिनमें चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, सिरमौर है, जहाँ पे नॉर्मली हिमाचल में अगर देखा जाए तो लिटरेसी इन राज्यों में हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ से स्पेशल असिस्टेंस दी जा रही है। 90% जो वो सेंटर पैसा बियर करेगा, ताकि इनमें स्पेशल जो है वो लिटरेसी के ऊपर स्पेशल कैंपेन चलाया जाए। और आप लोग देखोगे कि ये थोड़ा सा जो वो सोशली जोग्राफिकली जो है वो बैकवर्ड एरियाज है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो देखो यार, सारी जो जो इश्यूज हैं, जो जो चैलेंजेस हैं, हर परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमारे प्रदेश में या हमारे देश की सरकार के द्वारा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए गए हैं। तो देखो यार, इस पे थोड़ा सा समय मैंने इसलिए भी ज्यादा लगाया ताकि आप जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। आप सोचो कि ये टेक्स्ट कुछ नहीं है, ये टेक्स्ट खुद बता रहा है हिमाचल प्रदेश की रियल इकोनॉमिक सिचुएशन को, हमारी स्थिति को, इकोनॉमिक क्या सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन को हमारा इकोनॉमिक सर्वे खुद बयान कर रहा है। क्लियर। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो इस तरीके से होनी चाहिए। नेक्स्ट, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो 932 जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं, 1869 जो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 139 जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, देयर आर चांसेस कि आप लोगों से जो है वो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाए। अब सरकार ने सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर बेसिक डेवलपमेंट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है। इनमें देखो क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अब लॉजिक समझ आया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया जाता है। दो मेनली एस्पेक्ट होते हैं। पहला, जो फाइनेंशियल कंडीशन अगर किसी की अच्छी नहीं है वो स्कूल ना छोड़ दे, इसलिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिया जाता है। दूसरा, जो मेधावी छात्र होते हैं यानी कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं लेकिन बहुत ही पढ़ाई में अच्छे हैं, तो कहीं वो स्कूल्स ना छोड़ दें, कहीं वो एजुकेशन ना छोड़ दें। यही कारण है कि सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप भी दी जाती है। वो मोटिवेटेड भी रहते हैं और उसके साथ साथ जो वो अपनी एजुकेशन को भी कैरी फॉरवर्ड रखते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ संस्कृत एजुकेशन। संस्कृत एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जो वो सरकार के द्वारा काफी कदम उठाए जा रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगेन जो टीचर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे टीचर्स को अवगत करवाने के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स की जरूरत है जो सरकार करती है। गर्ल्स ड्रॉप आउट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं हिमाचल में अब तो बेटर चीज है, लेकिन देखो जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों की बात करते हैं, हम आजकल हिमाचल में भी अर्बन जो सोसाइटी है उसकी ज्यादा बात करना शुरू हो गए। हम कहीं ना कहीं जो रूरल सोसाइटी है उसके बारे में भूल जाते हैं। अभी भी रूरल, या मैं ऐसा कहूँ बैकवर्ड रूरल सोसाइटी जो वहां पे आज भी देखा जाता है कि लड़की की उम्र जैसे ही हो थोड़ी सी तो उसकी शादी करवा दी जाए। क्लियर। और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी वुमेन एसोसिएटेड हैं जो जिनकी 21 या 22 साल की एज में ही शादी हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद अब वो 31-32 के आसपास जो वो उनमें इतना वो आया है कि हम लोग जो वो एचएस की प्रिपरेशन करेंगे। तो हर एक के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, हर एक के पास उतनी अवेयरनेस नहीं होती।
ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सही गलत क्या है। अगेन ये जो चीज़ ऐसा है कि जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर ग्रो और डेवलप होने का मौका दिया जाए, वही सोसाइटी जो है वो अच्छी रहती है। क्लियर। तो लड़कियों को जो है वो फ्री एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है, जहां पे इन्होंने 2-3 स्कीम्स को जो वो मर्ज कर दिया था। और इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पहली से लेके 12वीं तक ओवरऑल एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है, ओवरऑल एजुकेशन जो है उसको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके लिए जो वो किस तरह से, ये भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम है। क्लियर। यहाँ पे भी जो हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड है इसको किस तरह से कॉलेज लेवल के ऊपर और ज्यादा बेटर किया जाए। मेधा प्रोत्साहन योजना। क्लियर। जहाँ पे आप लोगों को शायद इसके बारे में पता भी होगा कि जहाँ पे कोचिंग के लिए जो वो सरकार के द्वारा पैसा रिलीज किया जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1 लाख तक का पैसा मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, कि वो कहीं पे भी जाके कोचिंग ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि 1 लाख की कोचिंग होनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि लाखों रुपया जो है वो कोचिंग के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन 1 लाख जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। सरकार के द्वारा दिया गया है, शायद सरकार ने इसलिए दिया होगा क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे यहाँ पे मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक, इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेस करवाते हैं 12th के बाद या जो भी तैयारी करवाते हैं, उन सब के द्वारा जो वो बहुत हेफ्टी फीस जो है वो चार्ज की जाती है। उसके पीछे कारण क्या है तो उसके ऊपर भी कभी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो हमारा जो काम है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है खेल से स्वास्थ्य योजना। ठीक है, स्पोर्ट्स को ताकि मेंटली एंड फिजिकली फिट रहे उसके लिए स्कीम है। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना, CV रमन वर्चुअल क्लासरूम्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहाँ पे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से स्कूल्स में भी जो है या इन कॉलेजेस में जो है इस तरह के प्रोग्राम जो इनिशिएट किए जाएं, ताकि बच्चों को जोग्राफिकल जो डिसएडवांटेज है उसका सामना ना करना पड़े और एजुकेशन जो सबका अधिकार है वो प्रॉपरली सबको मिल सके। ध्यान रखना, राइट टू एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन पहुंचाना मेन कर्तव्य है। राइट टू एजुकेशन का मतलब ये भी है राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्लियर। ऐसा नहीं है कि शहरों में बैठा बच्चा डिफरेंट ले रहा है एजुकेशन, गांव में डिफरेंट ले रहा है, और जब वो कॉम्पीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह या एक स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही अनइक्वल और अनइवन है। क्लियर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें जो वो बेटर होंगी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी। आपने शायद सुना होगा, मंडी में इसकी शुरुआत की गई है, जहां पे जो आसपास के कॉलेजेस हैं उनको एक यूनिवर्सिटी में जो इंटीग्रेट किया गया है, ताकि हर एक कॉलेज जो जिसकी एक इंडिविजुअलिटी होगी कि कोई आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, कोई टूरिज्म में बहुत अच्छा है। क्लियर। तो अलग अलग कॉलेज जो है वो अपनी स्पेशलिटी जो है, एक हर एक कॉलेज की अपनी अपनी स्पेशलिटी हो, उसको इंटीग्रेट किया जाए एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स या मल्टीपल स्ट्रीम जो है उनके थ्रू स्टूडेंट्स को और ज्यादा एक्सपोज किया जाए, या स्टूडेंट्स को जब एक्सपोजर मिले ताकि वो मल्टीपल फील्ड्स में सोच सके, जहां पे भी उन्होंने जाना है उस फील्ड में पहुंच सके। ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। अब देखो ये स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। अब देखिए यार, कहानी सिंपल से ही है, ये वो स्कीम्स है, ये वो प्रोग्राम्स है जिनको आप एक बार नजर मारोगे, एक बार देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो यहाँ पे जो SC जो कास्ट है वहां से टॉप 1250 1250 स्टूडेंट्स, और जो OBC हैं उनमें से जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स होंगे। क्लियर। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो धर्मशाला में है उसके द्वारा कंडक्ट किए जाएंगे, उनको 12 उन बच्चों को, थोड़ा सा रीफ्रेज कर रहा हूं, इस स्कीम के अंतर्गत 2 कैटेगरीज को जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहला है SC, दूसरा है OBC। 10वीं क्लास में जो टॉप 12,050 स्टूडेंट्स होंगे SC के, और OBC में से जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स होंगे OBC में से, उनको सरकार के द्वारा जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। OBC स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 12,000 रुपए की दी जाएगी। ये अगेन ये क्यों है, ताकि बच्चों को जो है वो मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, और आई थिंक आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, 12वीं और 10वीं 12वीं के बाद मिलने वाली स्कीम है सारी की सारी। ठीक है। इसमें जो जनरल कैटेगरी 12वीं क्लास के बाद जो जनरल कैटेगरी के टॉप 2000 बच्चे होंगे उनको 10,000 रुपया जो वो हर साल दिया जाए।
क्लियर। नेक्स्ट है ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। यहां पे जो गर्ल्स हैं, टॉप 100 गर्ल्स एंड टॉप 100 बॉयज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, एसटीज हैं, उनको 11,000 रुपया दिया जाएगा, टॉप 100 गर्ल्स को एंड टॉप 100 बॉयज को। ये सारे के सारे जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड से पास होने चाहिए। और ये वो हैं जो 10वीं के बाद 12वीं के बाद आप लोगों ने देखा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो वो स्कॉलरशिप भी हमारे टाइम पे शुरू हो गई थी स्कॉलरशिप मिलनी, ठीक है, लेकिन अब तो सरकार ने बहुत ज्यादा सब कैटेगराइजेशन कर दी है। नेक्स्ट है महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना। यहाँ पे जो हिमाचली गर्ल्स स्टूडेंट्स है जो वाल्मीकि फैमिली को बिलोंग कर रही हैं, उनको जो है वो 9,000 रुपया जो है की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। यहाँ पे जो 12वीं क्लास में टॉप 10 होगा, जिसको आप लोग मेरिट लिस्ट बोलते हो, क्लियर, उसको, और जो 10,000 रुपया जो है 12th क्लास के बाद जो है वो 10,000 रुपया इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो दिया जाता है, क्लियर। इसके अलावा सैनिक स्कूल जो सुजानपुर टीरा है, जो कि हमीरपुर के अंदर है, वहां पे स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है। एनडीए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, क्लियर, जो कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे जो एनडीए क्वालिफाई कर रहे हैं उनको दी जा रही है। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है, जिनमें जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, जितने भी 12वीं क्लास के में जितने भी तुम्हारे आर्ट्स एंड साइंस है, उन सबको जो वो 15,000 रुपया सरकार के द्वारा हर साल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है, क्लियर, ए डिग्री कोर्स इन एनी आईआईटी एम्स फॉर पीजी डिप्लोमा कोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सरकार के द्वारा 75,000 रुपया दिया जा रहा है। अगर आप लोग कहीं से भी आईआईटी एम्स या है ना आईआईएम से जो है वो डिग्री कोर्स कर रहे हो तो सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रही है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्कॉलरशिप है, आईआरडीपी स्कॉलरशिप है। तो यहाँ पे आप लोग देख सको कि सरकार ने जो है वो जो आपका हायर स्कूल्स हैं या हायर एजुकेशन, स्पेशली जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, 10वीं 12वीं है, वहां पे भी गवर्नमेंट के द्वारा जो मल्टीपल स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो आप लोगों को दी जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक राज्य के रूप में काम कर रहा है। तो ये वही स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया कि जो संस्कृत, अब देखो यही स्कीम्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्हीं स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इनका ओवरव्यू मैंने आप लोगों को एक दे दिया था कि स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। धीरे धीरे जो हर एक स्कीम के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हम लोगों को ओवरव्यू होना चाहिए, हम लोगों को ओवरऑल पता होना चाहिए कि स्कीम के अंदर क्या लिखा गया है। सबसे पहले अगर हम संस्कृत एजुकेशन की प्रमोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स संस्कृत पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ना अब अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो हमारे समय पे भी ऐसा हुआ करता था कि जो 9th एंड 10th हुआ करती थी ना, तो तब ऑप्शन हुआ करता था कि भाई तुम लोग संस्कृत रख लो। अब आई थिंक थोड़ा चेंज हुआ है, या तुम इकोनॉमिक्स रख लो। लोग जो है वो संस्कृत से डरा करते थे, ठीक है, लोग जो है वो संस्कृत से बहुत ज़्यादा डरा करते थे, क्लियर। और मैक्सिमम लोग जो है इकोनॉमिक्स रख लिया करते थे 9th 10th में, क्योंकि इकोनॉमिक्स रखना जो था वो थोड़ा सा आसान, छोटी सी पतली सी किताब थी, उसको याद करना था, चले जाना था, पेपर दे के आ जाना। संस्कृत में जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता था। इसका शायद सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो संस्कृत है उसके लिए किसी तरह की कोई प्रोत्साहन नहीं थी। संस्कृत जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत ज्यादा डेवलप होती हुई नहीं देखने को मिलती थी। ऐसा स्टूडेंट जिसने फ्यूचर में जाके पंडितचारी करनी है, पंडित बनना है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा बाकी लोगों को कोई करियर स्कोप भी नहीं है कि यार मैं पंडित संस्कृत सीख लूं तो कहीं नौकरी मिल जाए, क्लियर। तो सरकार जो धीरे धीरे संस्कृत को और ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है, तो जो जो बच्चे हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संस्कृत पढ़ रहे हैं उनको सरकार के द्वारा जो वो स्पेशल जो है वो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, स्पेशल स्कॉलरशिप दी जा रही है। उसके साथ साथ संस्कृत के जो लेक्चरर्स हैं उनको स्पेशल ग्रांट दी जा रही है, क्योंकि नॉर्मली संस्कृत के जो लेक्चरर या संस्कृत के जो टीचर हैं हम लोग देखते हैं कि 10वीं तक ही होते हैं, ठीक है, जो टीजीटी रहते हैं, लेकिन अगर ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत स्कूल्स की मॉडर्नाइजेशन की जा रही है, ताकि मॉडर्न जो एजुकेशन लेवल है उसको वो पहुंच सके, और साथ में जो है वो संस्कृत को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके, क्लियर। इसके साथ साथ संस्कृत के ऊपर रिसर्च करने के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल संस्कृत की डेवलपमेंट के ऊपर हिमाचल प्रदेश के द्वारा काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो, चाहे हम सोलन में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, या हम बात करें कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में, इनके द्वारा ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाते हैं टाइम टू टाइम, ताकि टीचर्स जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट हो सके। और टीचर्स की ट्रेनिंग हम लोग देखते हैं जहाँ पे मेनली जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, ताकि जो स्कूल्स हैं वो जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं एजुकेशन का, या जो चेंजिंग इशूज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको एड्रेस कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम के साथ साथ जो सरकारी स्कूल है वो ऑब्सोलीट हो जाए। नेक्स्ट है गर्ल्स के लिए जो वो फ्री एजुकेशन की बात की गई है, क्लियर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, क्लियर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनको और ज़्यादा बेटर किया जाए, और ज़्यादा नए डिग्री कॉलेजेस जो हैं जो
कॉलेज हैं आपके 12वीं के बाद के, नए डिग्री कॉलेजेस जो हैं उनका निर्माण किया जाए, उनको जो है NACC बेंगलोर के द्वारा जो है उनको जो है वो एक्रेडिटेशन मिलेगी, क्लियर, उनको जो है वो क्रेडिबिलिटी मिलेगी अगर NAAC का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो UGC की ही एक जो है वो शाखा है, क्लियर, तो कहीं ना कहीं उस कॉलेज की जो है वो क्वालिटी को एश्योरेंस माना जाएगा। तो आसान भाषा में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन उसको और ज़्यादा बेटर करने के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कोचिंग के लिए 1 लाख रुपया जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, चाहे आप क्लैट, नीट, IIT, JEE, एम्स, AFMC, NDA, UPSC, SSC, बैंकिंग किसी की भी तैयारी करनी है तो अप टू 1 लाख जो है सरकार के द्वारा सैंक्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय एंड उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना, तो इसमें जो है वो हर एक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 68 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। उत्कृष्ट विद्यालय का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनके जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर किया जाए, ब्यूटीफाई किया जाए। आप लोग देखोगे आजकल सरकारी स्कूल है वो बहुत सुंदर देखने को मिलते हैं आपको, कि बहुत अच्छी जो है वो वहाँ पे आप वेजिटेशन देख रहे हो, बहुत अच्छे जो फूल लगे हुए हैं, क्लियर, बहुत बड़ा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो स्कूल्स को डेवलप किया जा रहा है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से 68 ही आपके यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है एक स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको जो है स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। इसके साथ साथ 9 डिग्री कॉलेजेस को उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना के अंतर्गत डाला गया है और उन उत्कृष्ट या उन महाविद्यालयों को, उन यूनिवर्सिटीज को या उन कॉलेजेस को जो है वो भी ब्यूटीफाई किया जाएगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक वेजिटेशन कवर दिया जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है खेल से स्वास्थ्य योजना, जहां पे अगेन कबड्डी, जुडो मैट्स, रेसलिंग, ठीक है, वेट लिफ्टिंग, ये सारी जो एजुकेशन या ये सारा जो आपका स्पोर्ट्स का मटेरियल है ये स्कूल्स को, कॉलेजेस को प्रदान किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले सके। उसका CV रमन वर्चुअल रूम क्लासेज हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि सुंदरनगर, नारला, बस्सा, ठीक है, इन सबको जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो वो दिया गया है, क्लियर। तो ये जो है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा एजुकेशन है, चाहे हम सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें या हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, 8वीं तक के बच्चों की बात करें, तो क्या क्या चैलेंजेस है और उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए अंडर हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो हमारा HPKVN है, इसने गवर्नमेंट के साथ इसने MOU साइन किया है विद 38 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज ITI, और उनको जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग उनको कहा गया है कि आप लोग जो हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग जो है वो प्रदान किया जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्किल्ड हों और उनको बाद में एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन का मतलब यही है स्किल्ड इंडिविजुअल्स की फौज तैयार करना ताकि वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई है, लेकिन आप लोग देख लीजिए जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लोग भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्किल्ड लेबर है वहाँ पे बहुत ही कम हिमाचल के लोग हैं, क्योंकि शायद हिमाचल प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उतना काम नहीं किया गया है। यही कारण है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्ट्राइव, और जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि लोग जो है उनको ईजिली ITIs की हेल्प से जो है या ITIs में उनकी जो स्किल डेवलपमेंट हो सके और उनको उसके बाद जो है वो ईजिली एम्प्लॉयमेंट मिल सके, क्लियर। ये है तुम्हारा डन। उसके बाद ये तो थे हमारे जो सोशल सेक्टर है उससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारा है जो अलग अलग डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी है। डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी में कौन है? OBCs हैं, हमारे एल्डरली हैं यानी कि बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वुमेन हैं, SC हैं, ST हैं, स्पेशली एबल्ड हैं। तो सरकार के द्वारा मल्टीपल स्कीम्स जो हैं उनको लॉन्च किया गया है, जिनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे पहली स्कीम है, ये देखो यार, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इन स्कीम से ना आपको पता लग जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं उनकी क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारे के सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सारे के सारे बूढ़े लोग हैं वो हिमाचल में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैक्सिमम लोग हिमाचल में ऐसे हैं जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जो है उनका कि अब नहीं काम कर सकते हैं 60 ईयर्स के बाद, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा नहीं आ रहा है। हो सकता है बच्चे जो है वो सपोर्ट कर रहे, हो सकता है बच्चे ना सपोर्ट कर रहे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस की जाती है बुजुर्गों के द्वारा वो 60 ईयर्स के बाद फेस की जाती है, जहां पे वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है सरकार के द्वारा जो वो मल्टीपल पेंशन स्कीम जो वो लॉन्च की जाती है बुजुर्ग लोगों के लिए।
क्लियर। तो उन्हीं में से जो है वो आपको देखो ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, क्योंकि बुजुर्गी जो आपका बुढ़ापा है उसमें बहुत परेशानियां रहती है, आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। क्लियर। तो उनको कैसे आप लोग एड्रेस करोगे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनको जो है वो सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और यही कारण है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है वो 60 से लेकर 69 साल का जो भी बुजुर्ग रहेगा जिनकी एनुअल इनकम जो है वो 35,000 से नीचे की होगी, और अगर कोई 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग है, क्लियर, या 70 ईयर्स और मोर देन 70 ईयर्स है, वहां पे कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उनको सरकार के द्वारा जो है वो प्रॉपर पेंशन प्रदान की जाएगी। 60 टू 69 ईयर्स के बीच वालों को 850 रुपया पर मंथ मिलेगा, और जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको 1500 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो है वो दिया जाएगा। अमाउंट कम है, लेकिन एटलीस्ट अब आप खुद सोचिए कि हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, जहाँ पे अगर मान लो कोई बीपीएल फैमिली है तो उसमें अनाज वगैरह भी मिल रहा है, उसके अलावा अगर अगर सरकार 1500 रुपया दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसको हम एक पॉजिटिव कदम मान सकते हैं। नो डाउट ये मैं मानता हूँ कि उतना ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है, लेकिन अगेन आप सोचिए कि जिस तरह से हमारा एक डेवलपिंग नेशन है, एक डेवलपिंग स्टेट है, उस हिसाब से शायद ये सही है। नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंसेस। जो जो स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, क्लियर, जैसे हम लोग जब स्पेशल एबल्ड एबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो वो 40% स्पेशली एबल्ड है, क्लियर, या कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो 70% स्पेशली एबल्ड है, या 100% स्पेशली एबल्ड है, क्लियर। तो वहां पे जो है वो सरकार के द्वारा स्पेशल अलाउंसेस जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। अब मान लो कोई भी अगर स्पेशली एबल्ड है 40%, जैसे अब आप लोग देख लीजिए जो हिमाचल प्रदेश कमीशन का टेस्ट भी कंडक्ट होता है जो एचएएस की जिसकी मैं बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप लोग देखिए कि जो स्पेशली एबल्ड है, ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड हैं, जो दिव्यांग है ना, पुरुष हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है कि 40% से ज्यादा की स्पेशल एबिलिटी होनी चाहिए या डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जो है वो जो रिजर्वेशन है उसका प्रावधान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी कंडीशन है कि अगर मान लो कोई 40% स्पेशली एबल्ड है और उसकी जो इनकम है वो 35,000 रुपए से कम है, क्लियर, तो उसको 1,000 रुपया जो वो पर मंथ दिया जाएगा। अगर मान लो कोई जो है वो 70% स्पेशली एबल्ड है, तो उसको जो वो 1,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, 70% या 70% से ज्यादा। नेक्स्ट है विडो डिजर्टेड एकल नारी पेंशन, सिंगल वुमेन को भी सरकार की तरफ से जो 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस टू लेपर्स, क्लियर, अगर मान लो कोई भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग से अगर कोई पीड़ित है, क्लियर, तो उसको 850 रुपये जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ओल्ड नेशनल ओल्ड पेंशन योजना जो बीपीएल परिवार के लिए है, वहां पे 850 रुपया या 1,000 रुपया जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेशनल विडो पेंशन में विडो को 1,500 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड में 1,500 रुपया जो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, क्लियर, स्पेशली एबल्ड पेंशन। तो सरकार ने मल्टीपल, चाहे तुम स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स की बात करो, एल्डरली की बात करो, वुमेन की बात करो, अलग अलग स्टैट ऑफ द सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, क्लियर। इसके साथ साथ इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसा मिल रहा है, क्लियर। हाउसिंग सब्सिडी के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी सिंगल वुमेन एंड विडोज है, उनको 1.5 लाख रुपया जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाएगा, घर बनाने के लिए, और 35,000 रुपया जो है वो घर की रिपेयर के लिए दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि पैसे जो एनुअल इनकम है वो 35,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी पॉजिटिव चीज है। ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, अगेन SC ST OBC माइनॉरिटी स्पेशल एबल्ड सिंगल वुमेन विडो। अब ना यार आप इनको ना एक चीज कंसीडर करो, ये सारे के सारे जो है दे आर डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी, क्लियर, जो किसी ना किसी कारणवश जो वो बैकवर्ड है, किसी न किसी रीजन से जो वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं है, उनके लिए सरकार ने ट्रेनिंग के लिए पैसा निकाला है, घर बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं तो पैसा दिया जा रहा है, अगर कोई किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई एट्रोसिटी हो रही है, किसी के साथ कोई जात के ऊपर, धर्म के ऊपर, स्पेशली जात के ऊपर, कास्ट के ऊपर जो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उस सिचुएशन में सरकार के द्वारा जो वो कॉम्पनसेशन दी जाती है। स्पेशली एबल्ड स्कॉलरशिप दी जा रही है, अगर कोई स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल से शादी कर रहा है तो स्कॉलरशिप दी जा रही है, और स्कॉलरशिप जो आपकी मिलती है वो 25,000 रुपया जो वो दिया जाता है अगर कोई किसी से शादी कर रहा है जो 40 to 69% स्पेशली एबल्ड है, और अगर कोई 70% से ज्यादा स्पेशली एबल्ड है और उसके साथ शादी कर रहा है तो उसको 50,000 रुपया जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। देखो ये जो सारा पैसा दिया जा रहा है इसका ऑब्जेक्टिव समझो क्या है,
इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सोसाइटी है, दो ऑब्जेक्टिव है इसके मेन। पहली बात है कि सरकार जो है एक तो उनको प्रोटेक्शन देगी लीगल प्रोटेक्शन देगी। जैसे मैं इंटरकास्ट मैरिज की बात करूंगा, सरकार की जिम्मेवारी है दो एडल्ट्स को लीगल प्रोटेक्शन देना। और दूसरी बात है सरकार जो है वो उनको प्रोत्साहित भी करेगी, उनको जो फाइनेंशियल हेल्प भी करेगी कि किसी ऐसा ना हो कि किसी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से वो इस काम को परफॉर्म ना कर पाए। क्लियर। यहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी काफी लोग इसका सोचते हैं कि कुछ लोग पैसों के लिए शादी करते हैं, लेकिन हमें एक पॉजिटिव डायमेंशन ही सोचना चाहिए कि सरकार जो है, क्योंकि हर एक के पास एक स्पेशल राइट है, सब स्पेशल अधिकार है, तो अगर दो लोग जो है वो कुछ ग्रांट की सहायता से अपना नया परिवार जो है शुरू कर सकते हैं, तो उसको जो है वो हर एक इंसान को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जा रहा है, इसके बारे में हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। क्लियर। जो स्पेशल नीड्स जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए हैं, जो स्पेशल नीड्स, स्पेशल अटेंशन जिन लोगों को चाहिए, और ये जो है वो आपको ढली में और सुंदरनगर में दो इंस्टीट्यूशन जो को देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उनको जो है वो धर्मशाला और हमीरपुर में ओपन किया गया है। तो आप लोग देखिए कि चाहे स्पेशली एबल्ड है, चाहे वुमेन है, चाहे हमारे डिसएडवांटेज स्टेट ऑफ द सोसाइटी, SC ST OBC, क्लियर, वुमेन, सिंगल है ना, सिंगल वुमेन या जो हमारी विडो हैं, जितने भी अलग अलग डिसएडवांटेज है जो किसी ना किसी कारण, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह का सोशल स्ट्रक्चर है वहां पे जो कोई भी एक वुमेन है वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। किसी कारणवश हस्बैंड जो है वो अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो वो विडो की फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ जाती है, तो वहां पे इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। तो सरकार इसलिए हमारे द्वारा चूज की जाती है, गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है कि गवर्नमेंट जो है जो बिल्कुल नीचे इंसान जिसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दी जा रही है किसी के द्वारा भी, तो वहां पे सरकार जब उसको ऊपर पुश करे और बाकी लोगों के साथ लाने की कोशिश करे, बाकी लोगों के साथ लाने का प्रयास करे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए वुमेन स्टेट होम ओपन किया गया है मशोबरा में, स्पेशली ऐसी वुमेन जो कोई भी किसी भी कारणवश जो है वो घर से जिनके पास किसी तरह का रहने के लिए घर नहीं है, तो वहाँ पे जो वो वुमेन स्टेट होम जो है वो मशोबरा में बनाया गया है। यहाँ पे प्रॉपर उनको उनकी हेल्थ की टेक केयर की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्लियर, ताकि उनकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि किसी भी तरह का अगर ट्रॉमा है या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, स्पेशली अगर मेंटल या फिजिकल हेल्थ इशू है, उसको एड्रेस किया जा सके। क्लियर। तो मशोबरा में जो वो सरकार के द्वारा स्पेशल वुमेन स्टेट होम जो है उसको ओपन किया गया है। उसके साथ साथ जो वो वन स्टॉप सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर जो बेसिकली सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की ही स्कीम है। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी वुमेन जो किसी भी तरह से वायलेंस के द्वारा अफेक्टेड है, चाहे वो प्राइवेट प्लेस में घर के अंदर या पब्लिक प्लेस में है, क्लियर, उनको जो है वो एक जगह के ऊपर जो वो इकट्ठा किया जाए, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, उनको प्रॉपर जो भी उनकी हेल्थ नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाए। तो इस तरह से जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर है जहां पे वुमेन अपनी किसी भी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकती है किसी भी चीज के तहत। वहां पे ऐसा नहीं होगा कि या पुलिस के पास जाओ या इसके पास जाओ उसके पास जाओ। तो वन स्टॉप सेंटर जो है वो हम लोगों को हमारे प्रदेश में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दैट इज महिला शक्ति केंद्र। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जहां पे किस तरह से वुमेन को ट्रेन किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए जो है वो जनरेट कर सके। क्योंकि ध्यान रखिए अगर किसी भी एक सोसाइटी में वुमेन जो है वो एम्पावर्ड होगी तो ऑटोमेटिकली वो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है वो एम्पावर्ड होगी। तो यही कारण है वुमेन के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट है सक्षम गुड़िया बोर्ड। सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है उसकी भी स्थापना की गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो है वो ये रिकमेंडेशन देगा कि कैसे कौन कौन से प्रोग्राम्स जो है वो वुमेन के डेवलपमेंट के लिए जो है वो अख्तियार किए जाए, स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है क्या किस तरह से जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट क्राइम है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्लियर, कैसे जो न्यूट्रिशियस एंड हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए अलग अलग स्कीम्स जो हैं वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं और इनमें से काफ़ी स्कीम्स को हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो विडो रीमैरिज स्कीम है, चाहे वो मदर टेरेसा असहाय मातृ संभाल योजना है, विशेष महिला उत्थान योजना है, बेटी है अनमोल योजना है, क्लियर, स्कीम फॉर एडोलसेंस गर्ल है। सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि सरकार के द्वारा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन कौन कौन से कदम कौन कौन से स्टेप्स जो है वो उठाए गए हैं। क्लियर, डन। तो ये जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब क्या है, अब आप ना एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ पे ना लोअर हिमाचल है, जैसे ऊना है स्पेशली मेन, हमीरपुर है, कांगड़ा है मेनली, ठीक है, बिलासपुर है,
जो पंजाब की सीमाओं के साथ जिनकी बाउंड्री टच करती है, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है। यानी कि जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं 0 से 6 साल के बीच में, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़कियों की संख्या वो कम होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है, जहां पे बच्चियों को जो वो गर्भ के अंदर ही मार दिया जा रहा है। ये प्लेन एरियाज में ज्यादा देखा गया है। ओवरऑल जब मैं सेक्स रेशो की बात करूंगा तो किन्नौर, लाहौल स्पीति, वहां पे मेरे को सेक्स रेशो कम देखने को मिलती है। लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशो, यानी कि जो आज 0 से 6 साल के बीच के बच्चे हैं, जो फ्यूचर में रियल सेक्स रेशो को डिसाइड करेंगे, वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में बेटर है। लेकिन लोअर एरियाज, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, जिनकी हम बात करें, जहां पे ओवरऑल सेक्स रेशो अच्छी है, हम देख रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पे जो चाइल्ड सेक्स रेशो वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड यहां पे ज्यादा हो रहा है। तो इन एरियाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जब उसको स्पेशली लॉन्च किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। वैसे तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की हुई स्कीम है, तो जहां पे बेटी को एजुकेट करो, लिटरेट करो, और उसके साथ साथ बेटी को बचाओ भी। क्लियर? तो ये स्कीम जो है वो हमारे हिमाचल के अंदर जो इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिलती है। तो सारी की सारी स्कीम जो इनको आप लोग एक बार जरूर रीड करिएगा। तो ये था हमारा 13 चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अलग अलग सोशल सिक्योरिटी और सोशल डायमेंशंस के साथ जो है वो डील कर रहा है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट इज आर चैप्टर 14, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। अब देखो यार, रूरल डेवलपमेंट की अगर आसान भाषा में बात की जाए तो रूरल डेवलपमेंट की बात हम लोग करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टेप्स जो रूरल डेवलपमेंट के लिए उठाए गए हैं वो हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के स्टेप्स ही देखते हैं। जिसमें रूरल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। रूरल डेवलपमेंट में हम लोग देखते हैं, रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं कि ओवर डिपेंडेंस है ऑन एग्रीकल्चर। रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं कि वुमेन की कंडीशन जो बहुत अच्छी नहीं है। रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोगों को देखने को मिलता है। रूरल एरियाज में हम लोग देखते हैं कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, कच्चे रोड है। ये रोड पक्का एक बार बन गया, उसके बाद किस्मत अच्छी हुई, जिस गांव ने जिस एमएलए को वोट डाला है, अगर वो फिर से इलेक्ट होके आ गया तो बच जाएगा रोड, बिछ जाएगा। वो पट्टी है ना, एक बार बिछा देंगे। ये अलग बात है कि बारिश होगी तो वो निकल जाएगी, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत बुरे हाल है। चलिए, रूरल एरियाज में क्या और क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब सोचते रहो यार, जितना सोचोगे उतना ही कम है। रूरल एरियाज में अब आप देखिए कि जैसे ना काफी ग्रामीण क्षेत्र, जैसे मतलब हर एक एरिया में हम लोग देखते हैं, जैसे हिमाचल में भी रूरल एरियाज में डिफरेंशिएशन है कि जैसे अगर मैं अपर एरियाज की बात करूंगा तो वहां पे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण लोग प्रॉस्परस हैं। लोअर एरियाज में, रूरल एरियाज की मैं बात करूं तो वहां पे लोगों के पास जमीन के कारण उतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर उतना अच्छा नहीं है। और एग्रीकल्चर में के तरीके से देखा जाए तो ना उतनी लैंड है, ना ही एग्रीकल्चर में उतना पैसों का स्कोप है। तो यही कारण है कि हमें रूरल एरियाज में मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चैलेंजेस जो हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देख रहे हैं स्पेसिफिक टाइम। तो सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, दीन दयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAYNRLM। क्लियर? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पॉवर्टी है, या जो पुअर लोग हैं, उनके वहां से पॉवर्टी जो है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो वो क्रिएट की जाए, उनके लिए जो वो लाइवलीहुड जो है वो अख्तियार किया जाए। क्लियर? जिसके लिए चाहे स्पेशल हेल्प ग्रुप्स हैं उनको बनाया जाए, चाहे जो है वो स्पेशल स्टार्टअप्स की शुरुआत की जाए, पैसा दिया जाए, फंड्स दिए जाए। क्लियर? जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे सेल्फ हेल्प SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनकी सहायता से हिमाचल प्रदेश में भी स्पेशली जो हाथों से धागा वगैरह बनाते हैं, तो हिमाचल में काफी SHG जो वो देखे गए, जिसके कारण लोकल एरियाज में, रूरल एरियाज में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये स्कीम जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश में भी अपना इंपैक्ट छोड़ रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, 1 बीघा स्कीम। 1 बीघा का मतलब है, 1 बीघा आई थिंक अगर मैं सही हूं, या 0.4 है शायद, या 0.6 हेक्टेयर होता है। अब मैं इन दोनों में से एक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है? तो जिस भी परिवार के पास 1 बीघा से कम की लैंड है, 1 बीघा से कम की जमीन है, वहां पे सरकार के द्वारा, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ही स्कीम है, वहां पे सरकार के द्वारा जो है वो वुमेन को स्पेशल सपोर्ट दी जाएगी, ताकि वो अपने बैकयार्ड में, यानी कि जो उसकी जमीन है वहां पे जो है वो किचन गार्डन ग्रो कर सके, ताकि उसका जो घर वगैरह का जो खर्चा है या उसको वो मार्केट में भी सेल कर सके। तो सरकार के द्वारा स्पेशल मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जा रहा है उन लोगों को जिनके पास, स्पेशली उन वुमेन को जिनके पास 1 बीघा से कम की जमीन है।
नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY, नाम से ही पता चल रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से जो सरकार है वो रूरल डेवलपमेंट या रूरल एरियाज में जो है वो एटलीस्ट जो हमारे बिल्कुल पुअर है उनके लिए जो है वो स्किल डेवलपमेंट करवा सके और उसके साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान कर सके, और ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो रेगुलर हो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब दिहाड़ी वगैरह भी मिलती है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वो बड़ी टेम्परेरी रहती है कि भाई किसी का घर बन रहा है तो चलो 4-5 महीने वहां निकल गए, या कुछ छोटा मोटा काम आ गया 2-4 दिनों का, महीने का, 1.5 महीने का वहां पे निकल गया, लेकिन वो कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है। तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एटलीस्ट जो पुअर है उनको रेगुलर इनकम मिल सके, यही मेन ऑब्जेक्टिव है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का। क्लियर। इस स्कीम के बेनिफिट क्या है? इट हैज बीन अश्योर्ड दैट 70% ऑफ द ट्रेन्ड कैंडिडेट्स विल गेट प्लेसमेंट इन वेरियस सेक्टर। जितने भी लोग ट्रेंड होंगे स्किल डेवलपमेंट में, उनको 70% लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो है वो कोशिश की जाएगी कि उनको अलग अलग सेक्टर्स में प्लेसमेंट मिले, उनको दिहाड़ी मिले, रेगुलर मिले। क्लियर। उसके साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी जिसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 3 से 12 महीने की रहेगी। क्लियर। और 1 साल के बाद जो है वो जो पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग की जाएगी कि भाई प्लेसमेंट के बाद ऐसा तो नहीं है कि उसने निकाल दिया जिसने रखा हुआ था, या कि जिस तरह की ट्रेनिंग उस इंसान को दी गई थी वो ट्रेनिंग जो है वो अप्रोप्रिएट थी अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो आसान भाषा में ग्रामीण कौशल्य योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट करना ग्रामीण क्षेत्रों में। क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट है दैट इज वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम मेनली नेशनल लेवल के ऊपर लॉन्च किए गए थे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखो क्या रहता है। वाटरशेड का मतलब सबसे पहले समझो होता क्या है। वाटरशेड का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एरिया को एज्यूम करो, यहाँ पे मान लो आपका घर है। क्लियर। यहाँ पे मान लो किसी दूसरे का घर है, यहाँ पे पेड़ है। क्लियर। यहाँ से लेट अस सपोज, जिसको हम पहाड़ी भाषा में खड्ड कहते हैं, है ना, छोटा सा नाला बह रहा है। यही नाला जो है वो बाद में एक बड़ी रिवर में मिल रहा है। यही रिवर है जो बाद में ओशियन या सी में जा रही है ना। तो वाटरशेड का मतलब होता है ऐसे एरिया जहां जहां से पानी होके गुजरता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बारिश हुई, या है ना, बारिश हुआ तो बारिश जो है, पानी जो है बारिश का हर जगह से गुजरेगा, घर से गुजरेगा, घर की नलियों से होता होता इस खड़ तक पहुंच जाएगा। तो पूरे का पूरा जो एरिया, ये सारा सारा एरिया जो है दैट इज वाटरशेड। अब हम लोग देखते हैं कि वाटरशेड एरिया में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काफी बार जो वाटर शेड है यानी कि जो एरियाज हैं वहां पे डेजर्ट लाइक कंडीशन बन जाती है, यानी कि डेजर्ट्स हो जाते हैं। काफी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि भाई इरोजन हो जाता है। क्लियर। काफी जगह पे हम देखते हैं कि लोग जो वो पेड़ों को काट देते हैं, जिसके कारण जो एक जमीन जो बहुत ही पहले उपजाऊ थी, बहुत फर्टाइल हुआ करती थी, हरी भरी हुआ करती थी, वो पूरे की पूरी एक तरह से धीरे धीरे जो वो डेजर्ट की तरह होनी शुरू हो जाती है, और वहां की उस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो यही कारण है कि जब हम बात करते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तब हम पूरे के पूरा जो एरिया है, पूरे का पूरा जो जमीन है, पूरे के पूरे जो लैंड है, उसको रिस्टोर करने की बात करते हैं, ताकि उसकी फर्टिलिटी, उसका जो नेचुरल वेजिटेशन या जिस तरह का वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी, वो फिर से अपने आप को रीजुबिनेट कर सके। क्लियर। तो ये हमारा वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो हिमाचल के अंदर भी रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में अगर लैंड ही डिग्रेड होगी तो फिर एग्रीकल्चर कहाँ करोगे, और अगर एग्रीकल्चर नहीं करोगे तो रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही नेगेटिव चीज है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत 1.5 लाख रुपया जो है वो सरकार के द्वारा लोगों को घर बनाने के लिए दिया जाता है, स्पेशली जो बीपीएल फैमिलीज के। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 14, दैट इज हमारा चैप्टर 15, सॉरी अभी रूरल वाला ही चल रहा है, दैट इज चैप्टर 14 ही है। दैट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में लॉन्च की गई थी, जहां पे हर एक सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो, चाहे वो राज्यसभा का है चाहे वो लोकसभा का है, वो गांव को अडॉप्ट करेगा और उस गांव को जो है वो आदर्श गांव बनाने की कोशिश करेगा। एक ऐसा गांव जहां पे पानी आता है, ऐसा गांव जहां पे बिजली जो है वो 24 घंटे रहती है, एक ऐसा गांव जहां पे नालियां है, एक ऐसा गांव जहां पे प्रॉपर सैनिटेशन है, एक ऐसा गांव जहां पे प्रॉपर रोड्स है, एक ऐसा गांव जहां पे लोगों के पास कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी है। जो डिस्पैरिटीज है शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, उसको रिमूव करने के लिए आदर्श ग्राम योजना जो है उसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन मिशन का मतलब है अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि जो अर्बन एरियाज में हम लोग देखते हैं कि अच्छे रोड्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उस तरह की फैसिलिटी जो वो ग्रामीण क्षेत्रों में लॉन्च जो है वो डाली जाए। तो यही स्कीम यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। यह स्कीम जो हिमाचल में भी इस टाइम पे इंप्लीमेंट की जा रही है। क्लियर। अब चलते हैं हमारा जो ये चैप्टर 14 है, इसके 2 अलग अलग भाग हैं।
पहला भाग इसका है रूरल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और दूसरा हिस्सा इसका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद हैं, 81 पंचायत समितिज हैं, और 3615 जो हैं वो ग्राम पंचायत हैं। क्लियर, यहाँ पे जो 389 नई बनी हुई है उनको इंक्लूड कर लिया गया है। फंक्शंस की बात करें ग्राम पंचायत की, ये मेंस में एक बार पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, बार बार सर्वे में आता है। अगर फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो गांव है या ग्राम पंचायतें उनके पास पूरी पावर रहती है कि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम द लैंड ओनर्स। जो भी एक पंचायती क्षेत्र में जो भी इंसान आएंगे उनसे उनकी जमीन का कर जो है वो वसूल किया जा सकता है ग्राम पंचायतों के द्वारा। लेकिन हमारी पंचायतें करती नहीं है क्योंकि इनको डर होता है कि भाई 5 साल के बाद वोट मांगने फिर भी जाना है। यही कारण है प्रधान वगैरह या उप प्रधान या पंच जो है वो लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल नहीं करते हैं। उसके साथ साथ ये ग्राम पंचायत जो है वो किसी भी तरह का टैक्स फी फाइन जो है वो डाल सकती हैं। आसान भाषा में आप सब लोगों ने सुना होगा, एक शामलात होती है। शामलात का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड होती है, सरकार की जमीन होती है, अगर उसके ऊपर कोई भी या उससे कोई भी चारा काट रहा है, उससे कोई भी पेड़ की टहनियां काट रहा है अपने पशुओं के लिए, तो सरकार जो पंचायत है वो उसका पैसा भी ले सकती है उससे। अगर बिना परमिशन के काट रहा है तो उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायतें किसी भी तरह का मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो मोबाइल टावर है उसको इरेक्ट करने के लिए फीस ले सकती है। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायत है वो किसी भी तरह का जो मेंटेनेंस अलाउंस है उसको डिसाइड कर सकती है। वो किसी भी चीज़ के लिए मेंटेनेंस अलाउंस हो सकता है, वो इंडिविजुअल के हो सकता है या किसी एंटिटी के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ 1 रुपया पर बोतल जो जो शराब बिकती है तुम्हारे ग्रामीण क्षेत्रों में वो ग्राम पंचायत को जो है वो भेजनी होती है, ताकि ग्राम पंचायत जो है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में उसको यूटिलाइज कर सके। क्लियर, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब खुश होना शुरू हो जाओ कि 1 बोतल जो तुम्हारी है इसका मतलब है तुम पंचायत को 1 रुपया दे रहे हो, इसका मतलब है कि अब तुम्हारा एरिया या तुम्हारा जो गांव है वो डेवलप होगा। हो सकता है तुम्हारे इस 1-1 रुपए से गांव तो डेवलप हो जाए लेकिन तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो को ध्यान रखनी है, इस चीज़ से ज़्यादा प्रोत्साहित होकर किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करनी है। क्लियर, अच्छा कुछ नहीं है, आसान भाषा में ग्राम पंचायतें जो रूरल एरियाज हैं उसके साथ साथ जो है या ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह के टैक्स को इम्पोज कर सकती है। इवन की जो फॉरेस्ट वेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं जो वो तुम्हारा ग्रामीण पंचायतों के पास ही आता है। ये अलग बात है, ये जितनी भी पावर्स यहाँ पे लिखी गई हैं ये सारी की सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है तो यही कारण है हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा पावर जो है वो पंचायतों को नहीं जो है वो डिवॉल्व करती है, नहीं ट्रांसफर करती है, जिसके कारण पंचायत जो है वो बहुत इफेक्टिवली कहीं पे भी, नॉट इवन इन हिमाचल प्रदेश, कहीं पे भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। क्लियर, तो ये था हमारा 14 चैप्टर जिसमें हमने रूरल डेवलपमेंट की बात की। नेक्स्ट हमारा है 15 चैप्टर जो है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। मेनली यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट की बात की गई है। अर्बन डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिकली जो है वो फोकस है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन। अब बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आप लोग हर जगह देखते हो, हुडा देखते हो, ठीक है, बूडा देखते हो, उस तरह से मतलब हरियाणा में देखते हो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी देखते हो, पंजाब में पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी देखते हो, उसी तरह से हिमाचल में है हिमाचल हिमुडा, जिसका नाम है हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मेनली हिमाचल प्रदेश में जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो हाउसिंग कंस्ट्रक्ट अर्बन एरियाज में जो कंस्ट्रक्शन की जाती है घरों की, वो हिमुडा के अंदर जो है हम लोग बहुत ज्यादा देखते हो। जहाँ पे हमने देखा है धर्मशाला, देहरा, ना पता ही आपको देहरा कहाँ है, कांगड़ा में, सोहाला, सिरमौर, रामपुर, शिमला, ठीक है, और उसके साथ साथ शिमला के अंदर जो शिमला सिटी है वहाँ पे जो है वो काफ़ी कॉलोनीज, हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं वो हिमुडा के द्वारा डेवलप की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है 1007 के आसपास प्लॉट है, 1076 के आसपास फ्लैट्स हैं, 2 कॉटेजेस हैं जो कि इन कॉलोनीज में जो वो बन रही हैं। क्लियर, या बनेंगी। क्लियर, प्लानिंग ऑफ न्यू हाउसिंग कॉलोनी इन शिमला नियर एयरपोर्ट इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ हाउसिंग कॉलोनीज एट फ्लॉरडेले, ठीक है, छबरगोटी, धर्मपुर, कमली रोड, परवाणु, राजबाड़ी, यहाँ पे जो है वो आपको हाउसिंग बनने को देख रही है। हाउसिंग कॉलोनीज जो है वो डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। आसान भाषा में यहाँ पे आप लोग बस एक चीज देखिए कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए हिमाचल के अंदर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट में हाउसिंग जो है वो एक बहुत ही, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम रहता है। जहाँ पे हम लोगों ने देखा है हिमाचल में, जैसे शिमला में भी आप लोग देख लीजिए कि शिमला में बहुत ही अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन भी है, जहाँ पे ऐसी अनरेगुलेटेड, और मैं ऐसा कहूँ अनरेगुलेटेड एंड रिस्की कंस्ट्रक्शन हुई है जो किसी भी तरह का अगर कल को
अनफॉर्चुनेटली कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो, या कोई भी अर्थक्वेक आता है बहुत लार्ज स्केल का, तो शायद उसको बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जो उसको कहीं ना कहीं जो है वो बर्दाश्त ना कर पाए। उसके साथ साथ जो है वो साथ में हम लोग देखते हैं कि चलो स्लम्स तो उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगेन हमारे अर्बन एरियाज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स अच्छे नहीं हैं, ना सीवेज जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेटर नहीं है, कूड़े उठाने का प्रॉपर प्रबंध जो है वो नहीं है। तो यही कारण है अर्बन एरियाज में मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो वो फेस की जा रही हैं। स्लम्स हैं हिमाचल में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हम लोगों को थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो अर्बन डेवलपमेंट में बहुत इशू है। जैसे शिमला में तुम लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा था, शिमला वाटर क्राइसिस देखे थे, वाटर क्राइसिस देखे थे, जहां पे शिमला में लोगों को बोलना पड़ा था टूरिस्टों को कि मत आओ, पानी नहीं बचा हुआ है। क्लियर, इतने बुरे हाल हो गए थे। और शिमला जैसी जगह जहां पे बारिश बहुत होती है, तो वहां पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से आप लोग शिमला में देख लो, धर्मशाला में देख लो, आजकल तो कुल्लू मनाली में देख लो, जहाँ जहाँ हिमाचल के जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जैम्स लग रहे हैं। चाहे वो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर के कारण लग रहे हैं, लेकिन आप लोग सिटी को देखो, जिस तरह से सिटीज़ डेवलप हुई है हमारी, उनके रोड्स बहुत ही ज़्यादा नैरो हैं, उस उतनी ज़्यादा ट्रैफिक को वो बियर नहीं कर पा रहे। यही तो कारण है कि बाईपास जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं हर एक सिटी में। चाहे तुम हमीरपुर में देख लो, चाहे तुम शिमला में देख लो, हर जगह तुम्हें बाईपास जो है वो डेवलप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी की जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके से हुई नहीं थी कि वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो है, इतना ज़्यादा जो लोग हैं, भीड़ जो है उसको बर्दाश्त कर सके। तो ये पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा एक रोल है, और धीरे धीरे ये पूरे देश का भी ट्रेंड है जहाँ पे हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो वही अर्बनाइजेशन हमें हिमाचल के अंदर भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे धीरे धीरे हिमाचल जो एक रूरल एरिया था 90% के आसपास, अब वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को शहरी एरियाज में, मेजोरिटी ऑफ एरिया जो अपने आप को अर्बन एरियाज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हाउसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हिमाचल प्रदेश में हाउसिंग की जिम्मेवारी किसकी है? तो यही कारण है हमें हिमुडा के बारे में पता होना चाहिए। ये इतने फैक्ट्स हैं, इनको मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसका लॉजिक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अर्बन डेवलपमेंट के लिए कौन सी जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो जिस तरह से रूरल डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बिल्ड किया गया, उसी तरह से अर्बन डेवलपमेंट के लिए म्यूनिसिपैलिटीज को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो वो बिल्ड किया गया। आई होप इसके बारे में आपको पता। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश में जो वो टोटल 61 अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जिनमें शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। पहले कॉर्पोरेशंस जो वो हमें शिमला एंड धर्मशाला में देखने को मिलती थी। क्लियर। अभी धीरे धीरे कॉर्पोरेशंस बन गई। अर्बन लोकल बॉडीज की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। कॉर्पोरेशन होती है ना, काउंसिल्स होती है, नगर पंचायत होती है। तो हिमाचल में जो मेजोरिटी है हमें नगर पंचायत देखने को मिलती है। नगर पंचायत कौन होती है? जहां पे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में ट्रांजिशन हो रही होती है, उनको हम नगर पंचायत बोलते हैं। काउंसिल्स होती हैं जो स्मॉल अर्बन एरिया होता है। कॉर्पोरेशंस होती है जो लार्ज अर्बन एरिया होता है। तो हिमाचल में काफी सालों तक तो सिर्फ शिमला ही हुआ करता था, बाकी धीरे धीरे धर्मशाला बना, फिर सोलन, फिर मंडी और पालमपुर बना। क्लियर। तो अब धीरे धीरे कॉर्पोरेशन, और इवन ये पालमपुर वगैरह की मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन जबरदस्ती बनाई गई है, एक्ट में चेंज किया गया है। कॉर्पोरेशंस बनाने के लिए लोगों ने रजिस्ट किया था कि हमें कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन में डेवलप किया, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे पैसा भी ज्यादा आएगा और उसके साथ साथ ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगी, ज्यादा अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट हो जाएगी उन एरियाज में जो अभी तक थे, तो मतलब दिखते तो शहर थे लेकिन काम वहां पे रूरल एरियाज की तरह होता था, वहां पे भी पंचायतें होती थी। क्लियर। तो ये तुम्हारी अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो काफी पावर्स अर्बन एरियाज को, अर्बन लोकल बॉडीज को दी गई हैं, जो अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसके साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, जैसे एक रूरल लाइवलीहुड मिशन है, यहाँ पे अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। क्लियर। जहाँ पे ट्रेनिंग देनी है, अपने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, आसान भाषा में लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देनी है और कुछ नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट। 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज और जो कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड का मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे यूल कैंट है, ठीक है। अब कैंटोनमेंट बोर्ड में क्या रहता है, क्योंकि वो आर्मी एरिया होता है, तो अब आर्मी एरिया में देखना कि सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है। अब सिविलियन पॉपुलेशन के लिए आप लोगों को कोई ना कोई गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है। अब क्योंकि इसको अर्बन एरिया कंसीडर करते हैं हम लोग, तो यही कारण है यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड्स बनते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब काइंड ऑफ लोकल बॉडीज, काइंड ऑफ नगर पंचायत, काइंड ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, लेकिन उसकी जो पावर होती है वो आर्मी का जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर होता है वो मेन उसका हेड होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी रेलेवेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सरकार के द्वारा ये जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा जो अर्बन लोकल बॉडीज है और जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उनके लिए स्पेशल
ग्रांट स्पेशल पैसा जो है वो रिलीज किया गया है, और उसके साथ साथ 207 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन भी रखा गया है, जो कि बजट के थ्रू इन एरियाज के लिए, जो अर्बन लोकल बॉडीज अर्बन एरियाज हैं, उनके लिए पैसा सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है या उसका प्रोविजन बनाया गया है, ताकि इन एरियाज के ऊपर पैसा लगे और हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज जो हैं वो डेवलप हो सके। क्लियर। नेक्स्ट है अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है, अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए भी है। बचपन से आप सुनते आए हो, जब से हमारे नए प्रधानमंत्री आए इन्होंने यही सारी कहानी है। पार्किंग की कंस्ट्रक्शन है, चैलेंजेस हैं स्पेसिफिक टाइम पे, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5.5 करोड़ रुपया जो वो सैंक्शन किया गया है। उसके साथ साथ पार्क्स को भी डेवलप किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पार्क्स की डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन सरकार इसके ऊपर भी कदम उठा रही है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। जिस तरह से मनरेगा है, एमजी नरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट का गारंटी दिया जाता है मिनिमम डेज का, तो उसी तरह से जो वो अर्बन एरियाज में मिनिमम 120 दिनों की गारंटी के लिए जो वो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना जो है उसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है उन परिवारों के लिए जो कि आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। क्लियर। तो ये तुम्हारी जो है वो कुछ चैलेंजेस, कुछ स्कीम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब लास्ट चैप्टर के ऊपर चलते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में हिमाचल के अंदर, हिमाचल के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। तो हिमाचल में देखिए यार एक नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, दैट इज NEGP। उसको उसके अंतर्गत एक सिक्योर नेटवर्क को डेवलप करने की बात की गई थी, जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, और उसके लिए जो है वो हिमस्वान को जो है वो डेवलप किया गया, दैट इज हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जो गवर्नमेंट यानी कि एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ जोड़ता है। क्लियर। G2C गवर्नमेंट को सिटीजन्स के साथ जोड़ता है, G2B गवर्नमेंट को बिजनेसमैन के साथ जो है वो एसोसिएट करता है, लिंक करता है। तो आसान भाषा में जो भी तुम्हारी सरकार की कनेक्टिविटी है, जहां पे सरकार हर तरह से जो हमें डिजिटलाइज्ड होती हुई देखने को मिल रही है, वो सारे का सारा श्रेय जो है वो हमें इस नेटवर्क को देना पड़ेगा, दैट इज योर हिमस्वान। क्लियर। इसके साथ साथ हिमाचल में जो वो स्टेट डाटा सेंटर्स जो हैं उनको भी डेवलप किया गया है, ताकि कल को जो है वो किसी भी तरह का पावर कट लग जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है। क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो एक ऐसा सेटअप हो, ठीक है, जहाँ पे हमारी जो ई गवर्नेंस या जो भी हमारी वेबसाइट्स हैं वो वगैरह चलती रहे। उसके साथ साथ जो है वो ई ऑफिस जो है उनका भी निर्माण किया गया है। ई ऑफिस का ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, जो आजकल हर जगह हमें देखने को मिलता है, कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी डिजिटलाइजेशन की जाए, क्योंकि हम लोग देखते थे कि सरकारी ऑफिसेज जो है वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती थी। तो अभी उसी को रिप्लेस किया जा रहा है कि सारे का सारा जो काम है वो पेपरलेस हो, यानी कि किसी भी तरह की फाइल वर्क की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो, जिसके लिए सरकार धीरे धीरे अपने हर एक ऑफिस को जो है वो डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है। क्लियर। इसको भी आप लोग जो हमारे सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली चाहें अगर मुख्यमंत्री से कोई कंप्लेंट रजिस्टर करना तो वो कर सकते हैं। क्लियर। 1100 पे कॉल करिए। नेक्स्ट जो है वो आपका है भारत नेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये यूनियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण पंचायत हैं, उनको जब इंटरनेट के साथ लिंक किया जाए। तो आप लोग देख सकते हो स्पेसिफिक टाइम पे कि हिमाचल में भी काफ़ी हद तक काफ़ी हमारी जो पंचायतें हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो चुकी हैं। क्लियर। काफ़ी अभी भी प्रोसेस में चल रहा है। ये फाइबर कनेक्शन देना था ताकि नो डिसरप्शन, किसी भी तरह के डिसरप्शन जो है वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों में देखने को ना मिले। स्पेशली जब कोई भी आप लोग, आप देखो ना कितना अच्छी चीज़ है कि पंचायतों में, लेट अस सपोज पंचायतों के थ्रू अगर किसी साइंटिस्ट ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करनी है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बात करनी है, किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, तो एटलीस्ट पंचायतें एक ऐसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जहाँ पे पूरे का पूरा गाँव या पूरे के पूरे जो रूरल एरियाज हैं वो कनेक्ट हो सके मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ। और जिस तरह से हमारे शहरी क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो बॉम्बे डेवलप हो रहा है, या मैं ऐसा कहूँ बेंगलोर डेवलप हो रहा है, उसी तरह से हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप हो सके। तो इस तरह से जो वो अलग अलग कदम, अलग अलग स्टेप्स जो है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो। डन। तो ये है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का अंतिम चैप्टर, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट के 2-3 चैप्टर्स में थोड़ा जल्दी मैं बोल गया होऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाली नहीं थी। जहां पे इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाली थी स्पेशली रूरल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, अर्बन डेवलपमेंट का कंसेप्ट, और उसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी, उसको हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो लेक्चर के बाद जो जिस्ट फाइल होगी, जो इसका हैंडआउट आप लोगों ने रीड करना है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हो।
तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश का, इसको कंक्लूड करते हैं। पांचों के पांचों लेक्चर्स अब हमारे कंक्लूड हो चुके हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोग इनको यूटिलाइज करोगे और आपके एग्जाम में ये लेक्चर्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।